अफगानिस्तान, आयरलैंड, यूएसए और अब बांग्लादेश। पिछले एक साल में पाकिस्तानी टीम इन चारों टीम से हार चुकी है और T20 और ODI वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस तो सबने देख ही ली। तब पाकिस्तानी फैंस के ज़हन में एक ही सवाल है, जो टीम एक साल पहले तक इतनी स्ट्रॉन्ग लग रही थी, एक इंडिया वाले मैच के बाद इतना सब कैसे बदल गया? लेकिन वो वजह नहीं थी, मैं बताता हूँ। उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स थे जो काफी अरसे से चले आ रहे थे लेकिन छुप गए। बहुत से फैंस ने इस बारे में डिफरेंट थ्योरीज बनाई है कि हम क्यों हारे, अब उसमें कितनी सच्चाई है। चलो स्टैट्स और लॉजिक के साथ समझाता हूँ। सबसे पहले तो बात करते हैं ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की जो कुछ फैंस ने बनाई हुई है, जो पिछले एक साल से शाहीन अफरीदी को बैकस्टैबिंग और ग्रुपिंग के नाम पे रगड़ा जा रहा है। जब से हम ODI वर्ल्ड कप हारे हैं तो उसके बाद से कुछ फैंस ने नैरेटिव शुरू किया कि शाहीन अफरीदी ने बाबर को बिट्रे किया है। बेस्ड ऑन दिस वीडियो, कोई होना चाहिए यार जिससे झगड़ा हो, बहस हो और कभी कभी बात। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? इनको फोन कौन चलाने देता है भाई? इतनी हैवी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री वालों के जहन में नहीं आती जितनी इनके जहन में आ जाती है। खैर, शाहीन की वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस के हिसाब से देख लेते हैं कि इसमें कितना सच है। 2023 के वर्ल्ड कप के स्टैट्स देखें तो शाहीन अफरीदी ने 9 मैचों में 18 विकेट्स लिए हैं, जिसमें से 5 विकेट्स ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट थी। पाकिस्तान का बेस्ट बॉलर था उस टूर्नामेंट में और टूर्नामेंट का 6th हाईएस्ट विकेट टेकर। माना कि उसके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान का कौन सा बॉलर है ऐसा जो उसके करीब आया है? 500 रन भी तो खाए हैं और पावर प्ले में विकेट भी नहीं ली। वर्ल्ड कप चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के जो 2 मेन फास्ट बॉलर्स हैं, स्टार्क और कमिंस, उन्हें भी तो पूरे टूर्नामेंट में 500 से ऊपर रन लगे हैं, क्योंकि नॉर्मल है। जिस टूर्नामेंट में हर मैच में 350 से ऊपर रन लग रहे हो, वहाँ पे 6 की इकोनॉमी तो बहुत अच्छी है। और अगर हर मैच में आपकी 6 की इकोनॉमी है तो 9 मैचेस के अंदर 500 से ऊपर रन तो लग ही जाएंगे ना। ये इतने रन जो लगे हैं इनकी बात कोई ना करता अगर हमारी टीम सेमीफाइनल पहुंच जाती, जैसे स्टार्क और कमिंस के केस में हुआ। खैर, उनके फैंस इतने जज्बाती भी नहीं। इससे पहले कोई बोले कि टेल एंडर्स की विकेट ली है तो ये देख लो, इसमें कितने से टेल एंडर्स नजर आ रहे हैं तुम लोगों को। और साउथ अफ्रीका वाले मैच में भी मिलर की विकेट शाहीन ने लेके दी थी जब हमें ब्रेक थ्रू की जरूरत थी। तब कोई बादशाह का वजीर या चूजा आके नहीं विकेट लेके गया। अच्छा, एक और आर्गुमेंट था कि शाहीन अफरीदी जानबूझ के एंड पे विकेट्स ले रहा है। भाई, फिर तो मेरे हिसाब से शाहीन अफरीदी दुनिया का बेस्ट फास्ट बॉलर हुआ। वसीम अकरम मतलब क्या है, कोई जादूगर किस्म का बॉलर है जो जब दिल चाहता है विकेट ले लेता है। मैंने पर्सनली अपनी जिंदगी में कोई ऐसा बॉलर नहीं देखा जो अपनी मर्जी से विकेट्स ले रहा हो। और जिस हिसाब से ये लोग बता रहे हैं ना, उस हिसाब से तो शाहीन अफरीदी को बॉलिंग का ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो अपनी कैप्टनसी में इतनी थकी हुई बॉलिंग न करा। सबसे ज्यादा रन उसे अपनी कैप्टनसी में पड़े। उल्टा बाबर की कैप्टनसी में वो कुछ अच्छा कर रहा था। अनफॉर्चुनेट रियलिटी ये है कि जानबूझ के बुरी बॉलिंग नहीं करा रहा, उसकी बॉलिंग ही बुरी है। लेकिन भाई, T20 वर्ल्ड कप में तो शाहीन ने ग्रुपिंग की थी। अगर कोई ग्रुपिंग वगैरह थी भी सही, तो ग्रुप में था कौन कौन? नाम तो सिर्फ शाहीन अफरीदी का है, बाकी सारे बंदे कौन है ग्रुप के? 11 बंदों में से एक बंदा परफॉर्म न करे तो टीम नहीं आती। आमिर को सुपर ओवर में रन लगे, हारिस से 3 पे 11 नहीं डिफेंड हुए, बाबर रिजवान की बैटिंग हम सबने देखी है। ये सब देख के तो मुझे ऐसा लगता है जैसे टीम ने अपने खिलाफ ही ग्रुप बनाया। अच्छा, मुझे लगता है सारा मसला एक कैप्टनसी का है। जब से बाबर की कैप्टनसी गई है, इसके फैंस जो है शाहीन के पीछे पड़े हैं। देखो मेरी बात सुनो, हर वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान का कैप्टन चेंज होना ही होना, ठीक है? हमारे कल्चर में लिखवा के तो नहीं आया बाबर आजम के रिटायरमेंट तक कैप्टनसी करेगा। अब अगर उसकी जगह शाहीन को कैप्टनसी मिल गई और उसने एक्सेप्ट कर लिया तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि उसको गद्दार करार दे दो तुम लोग। लोगों के पास सिर्फ यही आर्गुमेंट है कि शाहीन ने बाबर के बाद कैप्टनसी ली थी, इसलिए सब गलती शाहीन की थी। ऑनेस्टली मुझे लगता है कि शाहीन को सिर्फ स्केपगोट बना रहे हैं, सारा इल्जाम इसके ऊपर डाल रहे हैं सारे लोग। अब मैं तुम लोगों को सारे फैक्टर्स बताता हूँ कि जिसकी वजह से पाकिस्तान असल में बुरा खेल रहा है। ODI वर्ल्ड कप में हारने की बड़ी वजह में से एक तो ये थी कि इस पूरी टीम में से 11 के 11 प्लेयर्स ऐसे थे जो कभी पहले खेले ही नहीं इंडिया में, क्योंकि पाकिस्तानी प्लेयर वैसे ही IPL में बैन है और इनको आदत थी दुबई में खेलने की। अब दुबई से इंडिया में जब गए, ना बैट्समैन को पता कि इंडिया में कितना स्कोर सफिशिएंट होगा, ना बॉलर्स को पता कि किस लाइन और लेंथ पे बॉल रखनी है। वहाँ पे जाके इनकी कुछ ऐसी हालत थी। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई ये कहाँ फंस गया भाई मैं? अब ये तो काम बनता था टीम मैनेजमेंट का कि वो इस हिसाब से प्रैक्टिस करें, लेकिन हमारी टीम मैनेजमेंट तो हर 2 महीने बाद चेंज हो रही होती है। जब उनको अपनी नौकरी का नहीं पता तो वो बाकियों को क्या कुछ सिखाएंगे। अब बात करते हैं पाकिस्तान के कैप्टन, फॉर्मर कैप्टन और इस जनरेशन के बेस्ट बैट्समैन बाबर आजम। नो डाउट बाबर आजम पाकिस्तान के बेस्ट बैट्समैन है इस टाइम। लेकिन क्या हो अगर आपकी टीम का बेस्ट बैट्समैन टूर्नामेंट तो छोड़ो, अपनी टीम के टॉप 2 रन स्कोरर्स में ना आए? ये नो डाउट बाबर आजम पिछले 2-3 सालों में दुनिया के टॉप बैट्समैन में से एक रहे हैं। लेकिन जब वर्ल्ड कप का टाइम आया तो एक वीकनेस एक्सपोज हो गई, बाबर की स्पिन गेम। बाबर की स्पिन गेम जितनी वीक थी उतनी हमें पहले महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन वर्ल्ड कप और एशिया कप में तो बाबर आजम ने स्पिनर्स को ऐसे विकेट्स गिफ्ट किए जैसे ईद पे छोटे बच्चों को ईदी देते।
सेम शॉट पे बार बार आउट हो रहा था। खैर स्पिन वीकनेस तो हमें श्रीलंका वाली सीरीज में ही नजर आ गई थी जब जयसूर्या ने 3 इनिंग्स में 3 दफा आउट कर लिया था। ओडीआई वर्ल्ड कप में 8 इनिंग्स में 5 दफा बाबर आजम स्पिनर से आउट हुआ और जो बाकी दफा नहीं भी हुआ उसमें भी स्पिनर्स ने उसे ट्रबल किया। अब मसला ये था कि हमारी पूरी की पूरी बैटिंग लाइनअप बाबर आजम पर डिपेंडेंट थी और हुआ ये कि जब बाबर आजम से स्कोर नहीं हुआ तो इनसे 50 ओवर भी पूरे नहीं खेले जा रहे थे। इवन ये बांग्लादेश वाली सीरीज में भी रिजवान के अलावा तो किसी को बॉल ही नहीं नजर आ रही थी। अब बात करते हैं बॉलिंग अटैक के लीडर शाहीन शाह अफरीदी की। भले ही मैंने इस वीडियो में पहले उसे काफी डिफेंड किया, लेकिन अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो उसकी भी इतनी कोई खास अच्छी नहीं रही। शाहीन शाह अफरीदी 2022 में दुनिया के टॉप बॉलर्स में से एक, लेकिन इंजरी के बाद वो फॉर्म कभी दोबारा नजर नहीं आई। पेस ड्रॉप हो गई, लाइन लेंथ खराब हो गई, इकोनॉमी बढ़ गई और बहुत प्रिडिक्टेबल हो गया। इन शॉर्ट जिंदा अकेडमी का मेंबर बना और उसके बाद कोई खास टेस्ट परफॉर्मेंस भी नहीं आई। दूसरा मसला उसका ये है कि वो हर दफा यॉर्कर के लिए जाता है और अब लोगों को वो चीज समझ आ गई है। एक तो पेस कम है, ऊपर से यॉर्कर के चक्कर में फुल टॉस करा लेता है। पूरा T20 वर्ल्ड कप इसने फुल बॉलिंग कराने के चक्कर में खराब किया। भाई मसला क्या है तेरे साथ? बाकी सारे पीछे बॉलिंग करा रहे थे और उनसे अच्छी भी हो रही थी, लेकिन नहीं, आगे आगे करूंगा ताकि स्विंग हो, और स्विंग नहीं मिल रही, उसमें मार पड़ रही। इवन 2022 की ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में भी फुल टॉस पे विकेट्स मिल रही थी, लेकिन उस टाइम किसी ने नोटिस नहीं किया क्योंकि विकेट्स मिल रही थी तो काम चल रहा था। हमें तो मसले का तब पता चलता है जब सारी चीजें सही से खराब हो गई। असल में मसला तो तब आया जब ओडीआई वर्ल्ड कप के पावर प्ले में विकेट्स नहीं मिली क्योंकि पाकिस्तानी टीम हेवीली रिलायंट थी उन विकेट्स पे। उसके बाद ही हमारी बॉलिंग वगैरह चलती थी कोई। अब वो विकेट्स नहीं मिली तो मसला हो गया। ऊपर से जो शाहीन का परफेक्ट ओपनिंग बॉलिंग पार्टनर था नसीम शाह, वो भी इंजर्ड हो गया। नसीम की इंजरी के बाद तो ऐसा बेड़ा गर्क हुआ कि हर मैच में 350 लग रहे होते थे। मजे की बात तो ये है कि गलती बैट्समैन और बॉलर्स दोनों की है, लेकिन सारी गालियां इस दफा बॉलर्स को पड़ रही है क्योंकि हमें बैट्समैन से कभी उम्मीद ही नहीं थी। हमें पता होता है कि हम जब भी मैच जीते हैं हम बॉलर्स की वजह से जीते। जब भी हमें क्वालिफाई कराया फास्ट बॉलर्स नहीं कराया। लोअर मिडिल ऑर्डर ओडीआई और T20 में जिनको हम फिनिशर्स भी बोलते हैं वो काफी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट रही। मसला ये है कि हम कभी किसी फिनिशर के साथ कंसिस्टेंट ही नहीं रहे। आसिफ अली ने आपको 2-3 मैच जिता के दिए थे, उसे थोड़े बहुत फेलियर्स के बाद आपने साइड लाइन कर दिया। उसके बाद से जो आपके फिनिशर्स के हालात हैं, कोई मैच विनर ही नहीं है। बंदा कहता है कि एंड पे आके फिनिशर ऐसा हो जो 30 पे 50 बना के जाए, इनसे 48 पे 48 नहीं बनते। दूसरा हमारे पास कोई ऑलराउंडर नहीं है। पिछले कोई 10-15 साल में हमें कोई एक क्वालिटी ऑलराउंडर नहीं मिला। या उनसे बैटिंग नहीं हो रही होती या उनसे बॉलिंग नहीं हो रही होती। इस चक्कर में एक एक्स्ट्रा बॉलर खिलाना पड़ता है और एंड पे बैटिंग कम हो जाती है। और सबसे ज्यादा नुकसान इसका टेस्ट मैचेस में होता है जहाँ पे सेकंड इनिंग्स में बैटिंग कोलैप्स हो जाता है और एंड पे बॉलर्स खड़े होते हैं अवाम की दुआओं के साथ टेस्ट मैच बचाते। अब बात करते हैं सबसे बड़े मसले की। इस सेक्शन में शायद मुझे मीम लगाने की जरूरत ही ना पड़े क्योंकि हमारे स्पिनर्स खुद में ही एक मजाक। हमारे मेन स्पिनर्स, स्पिन ऑलराउंडर्स बेसिकली पूरे वर्ल्ड कप में इन्होंने 2-2 विकेट्स ली। दोनों तो भाई पूरे वर्ल्ड कप में किसी भी टीम की फास्ट बॉलिंग इतनी इफेक्टिव नहीं थी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का डिफरेंस क्या था कि उनका जो फ्रंट लाइन स्पिनर था एडम जैम्पा, उसने 23 विकेट्स ली। वो वर्ल्ड कप के टॉप 5 विकेट टेकर्स में था। भले उसको रन्स लगे लेकिन उसने दरमियान में आके जो विकेट्स लिए उनका जो इम्पैक्ट था, इवन पाकिस्तान वाले मैच में भी जैम्पा का ओवर बहुत क्रूशियल था। और एक हमारे वाले गलती से अगर कुछ ओवर्स का प्रेशर बन नहीं गया तो ओवर में 2-3 फुल टॉस करा के वो भी खत्म करा देते। पर इनके बारे में इतनी बात भी नहीं की जाती क्योंकि हमारी बैटिंग की तरह हमारे स्पिनर से भी किसी को उम्मीद नहीं थी। एशिया कप तक तो फास्ट बॉलिंग कैरी कर रही थी इसीलिए स्पिनर्स पे बात नहीं आई, वरना ये तो डोमेस्टिक खेलने के भी काबिल नहीं है। हमारा हर फॉर्मेट में यही मसला है। ओडीआई, T20, टेस्ट सारों में स्पिनर्स गंदे हमारे। अभी ये जो T20 वर्ल्ड कप हो रहा था इसके अंदर ज्यादा बैट्समैन खेल रहा था क्योंकि 120 रन वाली पिचेस पे इसको 8 की इकोनॉमी से रन लग रहे थे। मेन जो मसला आ रहा है वो ये है कि हम PSL की बेस पे स्पिनर्स पिक करते हैं और उन्हें इतना एक्सपोजर नहीं मिलता, लंबे स्पेल्स कराने की उन्हें आदत नहीं है। T20 में तो सही रह जाते हैं, कुछ गुजारा कर जाते हैं, लेकिन जब ओडीआई में बात आती है तो फिर ये हाल होता है। टेस्ट के अंदर जो हमारे स्पिनर्स हैं उनकी उम्र 35+ है। हमने यंग स्पिनर तैयार ही नहीं किया कोई। कहाँ अफरीदी, सईद अजमल और हफीज, और कहाँ ये, क्या ही कोई डाउनफॉल आया हमारी टीम का। लैक ऑफ क्वालिटी क्रिकेट वाली बात अब सेंस बना रही है हमारे डाउनफॉल के बाद, क्योंकि 2019 के ओडीआई वर्ल्ड कप से लेकर 2023 के एशिया कप से पहले तक हमने टोटल 31 ओडीआईज खेले और उनमें से सिर्फ 5 मैचेस टॉप टीम्स की मेन साइड्स के अगेंस्ट। उसके अलावा किसी की बी टीम थी, किसी की सी टीम थी या फिर अफगानिस्तान, आयरलैंड वगैरह थी। और टेस्ट में तो हम मिसबा और यूनस की रिटायरमेंट के बाद से घटिया क्रिकेट खेल ही रहे, ऊपर से फटा विकेट बना के और भी बेड़ा गर्क कर दिया। होम सीजन में भी जीतना बंद कर दिया। ये जो ओडीआई में नंबर 1 बने थे वो भी कुछ दिन के लिए
लिए बने थे। मेहरबानी हो गई जो न्यूजीलैंड ने अपनी डी टीम भेज दी थी दरमियान में, और कुछ दिन बाद हम वापस नीचे स्लिप हो गए। कोविड के बाद से न्यूजीलैंड तो ऐसा लगता है कि हमारे साथ अपनी स्कूल की टीम्स टेस्ट कर रहा है। वो हर दफा अपनी पिछली टीम से ज्यादा थकी हुई टीम भेजते हैं। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का भी यही हिसाब किताब है कि उनके प्लेयर्स आईपीएल खेलने चले जाते हैं। स्टैंडर्ड इतना डाउन हो गया कि हमें पता ही नहीं चला। वो तो T20 वर्ल्ड कप में अच्छा खेल रहे थे, इस वजह से ये सारी चीजें अंडर द कारपेट आ गई, वरना मुझे नहीं लगता कि हम ओडीआई में कभी भी इतने अच्छे थे जितना हमें लग रहा। लेकिन अब तो T20 में भी आयरलैंड, अफगानिस्तान वगैरह के साथ इतनी सीरीज रख ली है, अब उनसे भी हारना शुरू हो गया। पाकिस्तान टीम का सबसे बड़ा मसला तो यही है कि वो अगली टीम के लेवल पे जाके खेलते हैं। ये टीम न्यूजीलैंड की मेन टीम से सीरीज जीत सकती है, लेकिन न्यूजीलैंड की सी टीम के साथ 2 दफा सीरीज ड्रॉ कर चुकी है। देखो यार, मसला फड्डों का नहीं है। 2011 की टीम देखो, इनकी शक्लें देखो, ऐसे लगता है अभी बल्ला उठा के मारे। मसला स्किल का है। पीएसएल की बेसिस पे ओडीआई की सिलेक्शन और टेस्ट को नजरअंदाज करने की वजह से जो हमारा लॉन्गर फॉर्मेट का बेड़ा गर्क हुआ वो तो हुआ ही है। अब पीएसएल का भी स्टैंडर्ड इतना गिर गया है कि जो ओवरसीज प्लेयर्स आते हैं उनके अपने मुल्क वालों को उनका नहीं पता होता। सबसे बड़ा रीजन जो पाकिस्तान क्रिकेट के डाउनफॉल का है वो तो क्रिकेट बोर्ड है। पिछले 1-1.5 साल में 3 चेयरमैन चेंज हो चुके हैं और 2 दफा कैप्टनसी भी चेंज हो चुकी है, और मैनेजमेंट तो पता नहीं कितनी दफा चेंज हो चुकी है। अब इतनी इंस्टेबिलिटी और जितना फेवरिज्म हमने बोर्ड में देखा है, प्लेयर्स तो अपनी जगह के लिए सर्टेन नहीं है। स्पेशली ये अभी वाले जो बोर्ड मेंबर और मैनेजमेंट है, ये तो ऐसा लगता है सोशल मीडिया देख के डिसीजन मेकिंग करते हैं। लोगों को बाबर कैप्टन चाहिए, बाबर को कैप्टन बना दो। नहीं, शाहीन की क्या गलती थी? कौन सा ऐसा कैप्टन है जो अपनी पहली अवे सीरीज में 5-0 जीत के आए? प्लेयर्स को आउट ऑफ नोवेयर टीम में लाए, ऊपर से उनको पूरा वर्ल्ड कप खिलाने के वादे कर रहे हैं। अब इससे नुकसान ये हुआ कि टीम का कॉम्बिनेशन ही नहीं बना और इवेंचुअली वी लॉस्ट। सब गलत फैसले ले लेंगे सोशल मीडिया देख के, लेकिन एक जो सारे लोग, सारे फैंस पिट रहे हैं इनको कि हारिस को टीम में ले लेते, उसको नहीं लिया। तो इस सब का कंक्लूजन मेरे हिसाब से तो ये निकलता है कि ये बैक स्टैबिंग वगैरह सब कुछ कोपिंग मैकेनिज्म है, क्योंकि कुछ फैंस ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि हम एक ऐसे टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में नहीं जा सके जिसमें हम पिछले 12 साल से स्ट्रगल कर। अब मसला कलेक्टिव परफॉर्मेंस का है। सब प्लेयर्स को बराबर क्रिटिसिज्म मिलना चाहिए, सारे हकदार हैं। ये डाउनफॉल किसी एक बंदे की वजह से नहीं हुआ, ये पूरी टीम और मैनेजमेंट का फेलियर है। यार तुम लोग अपना ओपिनियन दो कि क्या तुम लोग इन पॉइंट से एग्री करते हो, और अगर नहीं भी करते तो कमेंट्स में अपना ओपिनियन लिखो ताकि मैं भी थोड़ा एजुकेट हो जाऊं। थैंक यू।